हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश से निर्धारित होती है। तो जो ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है, मतलब ध्वनि कितनी तीखी होगी, वो किससे निर्धारित होगी? तो वह आवृत्ति से निर्धारित होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के कान की श्रवण सीमा होती है। तो जो मनुष्य के जो कान होते हैं वो किससे कहाँ तक से वो सुन सकते हैं, कौन सी उनकी श्रवण सीमा होगी? तो कौन सी होगी? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वो मनुष्य जो है उस ध्वनि को बहुत आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहाँ से? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है कि ध्वनि कितनी प्रबल होगी, वो किस पर निर्भर करेगी? तो वह ध्वनि तरंग का जो आयाम होता है, जो ध्वनि तरंग का जो आयाम है उस पर निर्भर करेगी। अगर ध्वनि तरंग का आयाम अधिक होगा तो ध्वनि ज्यादा अधिक प्रबल होगी, अगर कम होगा तो ध्वनि कम प्रबल होगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ बताना है, सही मिलान करना है। ठीक है, तो सही मिलान अभी मैंने बताया था कि मंद ध्वनि क्या होगी? जिस ध्वनि का आयाम क्या होगा? कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे? मंद ध्वनि। ठीक है, और प्रबल ध्वनि क्या होगी? जब कंपन का आयाम क्या होगा? अधिक होगा। तो ये हो गया। ठीक है, सुस्वर ध्वनि जो कानों को सुखद लगे सुनने में, और शोर क्या हो जाएगा? अवंदित ध्वनि। तो हम देखते हैं ए का 4, तो ए का 4 देखो बी ऑप्शन, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ के लगाने से कम किया जा सकता है। तो क्या कम किया जा सकता है? अगर हम सड़क के किनारों पर जो पेड़ पौधे लगा दें तो क्या कम कर लेंगे हम? ध्वनि प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जो सड़क पे बहुत बस और इस सब चीजों का ध्वनि प्रदूषण बहुत सर्वाधिक होता है, तो हम सड़क के किनारे, इसलिए तो सड़क के किनारे क्या लगे रहते हैं? पेड़ पौधे। क्यों लगे रहते हैं? ताकि ध्वनि प्रदूषण कैसा हो? कम हो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए जो समय होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस ध्यान से सुनो। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने के जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये घड़ी है, इसका वो जो तो ऐसे चलता है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो इसे हम क्या कहेंगे? एक आवर्तकाल कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरा करती है तो उसकी आवृत्ति होगी। तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? 1 सेकंड में कितना कर रही है? 20 दोलन। तो 20 दोलन कर रही है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? 20 हर्ट्ज होगी। ठीक है, तो क्या होगी उसकी आवृत्ति? 20 हर्ट्ज। एक का गुणा 20 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो 20 दोलन कंप्लीट करेगी, मतलब कि उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 20 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो उसकी आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति कैसे निकालेंगे? आवृत्ति बराबर कितने दोलन है? तो 40 दोलन है। कितने समय में कर रही है? तो 4 सेकंड में कर रही है। तो 4 को इससे काटेंगे, 4 कितनी बार में कट जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा? 10 हर्ट्ज। तो कितनी हो जाएगी उसकी आवृत्ति? 10 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि एक प्रकार है। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक किसका प्रकार है? ऊर्जा का। जब हम बोलते हैं तो हमारी ऐसा लगता है ना हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है, तो ध्वनि किसका है प्रकार? ऊर्जा का एक प्रकार है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये तो सही है, और ये भी सही है। तीसरा, ध्वनि तथा प्रकाश दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चौथा क्या है? ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, तो ऐसा तो नहीं है। ध्वनि और प्रकाश ये वाला हमारा सही है। ध्वनि और प्रकाश दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो 1 और 2 और 3 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, तो ये तो गलत चीज है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। 1, 2 और 3 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ध्वनि का तारतव्य ज्ञात किया जाता है। तो ध्वनि का भी मैंने बताया था कि ध्वनि कैसी तीखी है क्या, तो ये सब चीज हम किससे ज्ञात करते हैं, उसकी आवृत्ति से ज्ञात करते हैं। तो ध्वनि का जो तारतव्य है वो किससे ज्ञात किया जाता है, तो वह उसकी आवृत्ति से ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ध्वनि की प्रबलता कैसे कम होगी, अगर हम उसके आयाम को क्या कर दें, घटा दें। ठीक है, और आयाम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी, प्रबलता बढ़ जाएगी। तो हमसे यहाँ क्या बोले, ध्वनि की प्रबलता घटाना है, तो हम क्या कर देंगे, उसका आयाम घटाना होगा। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता को घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों का आयाम घटाना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, अभी हमने बताया था हमारे कानों में सुनने की आवृत्ति कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। तो कंपन का आवर्तकाल कितना होगा, तो हमें आवर्तकाल पूछा है, तो हम देखते हैं, इसको देखते हैं जैसे 0.002। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, पॉइंट का 1 2 3 संख्या तो 3 जीरो, तो इसे क्या, जीरो संख्या से पहले जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो कितना हो जाएगा, 2/1000। तो देखो 2 से कटेगा एक बार, और ये 500, तो कितना हो जाएगा, 1/500। और जो आवर्तकाल होता है वो आवृत्ति का कैसा होता है, अपोजिट। तो कितना कितना हो जाएगा, 500। तो कितने कंपन है, 500। तो 500 किससे निकल के आ जाएगा, 0.002 सेकंड से। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता को व्यक्त करने का मात्रक है, तो ध्वनि की प्रबलता को किसमें व्यक्त करते हैं, डेसिबल में। ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता को व्यक्त करने का मात्रक क्या हो जाएगा, डेसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलयन होते हैं, तो जो विद्युत जिन द्रवों में विद्युत का चालन होता है वो कौन से द्रव होते हैं, या तो अम्ल होंगे, या तो क्षार होंगे, या लवण होंगे। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, कि कौन उत्पन्न कर सकती है, कि केवल तापीय प्रभाव विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, तो ये सही है। रासायनिक प्रभाव भी विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, और चुंबकीय प्रभाव से भी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो उपरोक्त तीनों प्रभाव जो हैं वह विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का चालक नहीं है, तो कौन सा ऐसा विलयन है जो विद्युत का चालक नहीं है। तो नींबू के रस में तो विद्युत का चालन होगा, कभी उसमें ऐसा नहीं करना कि कभी भी उसमें तार डाल दे और आप देख रहे हो कि करंट आ रहा है कि नहीं, वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, नल के पानी में भी विद्युत आप करंट लगता है। ठीक है, सिरका डालेंगे तो उसमें भी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, लेकिन जो शहद है वो विद्युत का चालक नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। जो आपका आसुत जल होता है उसमें विद्युत का चालक बनाने के लिए उसमें हम क्या डाल देंगे, तो नमक डाल देंगे, तो उसमें क्या होने लगेगा, विद्युत का चालन होने लगेगा। ठीक है, तो नमक के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, आसुत जल को विद्युत का चालक बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव दर्शाती है, तो जो विद्युत का जो लेपन है वो कौन सा प्रभाव दर्शाती है, तो वह उसके रासायनिक प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिजली का लैंप किसके कारण से चमकता है, तो जो बिजली का जो लैंप होता है वो किसके कारण से चमकेगा, तो वो जो रासायनिक प्रभाव के कारण से चमकता है एक बिजली का लैंप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु की वस्तुओं को विद्युत लेपन के लिए नहीं किया जाता है, हमसे पूछ रहे हैं, नहीं किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो निकेल का तो किया जाता है, सिल्वर का भी किया जाता है, सिल्वर एक विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, और क्रोमियम में भी किया जाता है। तो कौन सा धातु का उपयोग नहीं किया जाता विद्युत लेपन के लिए, तो सोडियम का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तुओं को चमकदार दिखाने के लिए विद्युत लेपन में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं को कैसा दिखाना है, हमको चमकदार दिखाना है, तो विद्युत लेपन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाएगा, तो वह क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाएगा विद्युत लेपन के लिए। ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नल का पानी बिजली का सुचालक होता है जबकि आसुत जल जो होता है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, तो ऐसा क्यों है? तो नल के पानी में लवण होता है, आसु जल में लवण नहीं होता, तो क्या सही है? तो अभी मैंने आपको बताया था जो आसु जल होता है उसमें लवण नहीं होता है, और जिस जल में लवण नहीं होगा वो विद्युत का चालक नहीं होगा, उसमें करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और नल के पानी में क्या होगा, लवण होता है, इसलिए उसमें क्या लगता है हमको, करंट लगता है। तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ए और बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करिए। तो हमें कॉलम 1 से कॉलम 2 को क्या करना है, मिलान करना है। तो बंद परिपथ, एलईडी, कार्बन रॉड और गैल्वेनीकरण, ठीक है ना। तो हमें इन चारों का बताना है कि क्या होगा। तो देखिए बच्चों, जो बंद परिपथ होता है वो कैसा होता है, विद्युत परिपथ होता है, ठीक है। और जो एलईडी होती है, एलईडी क्या होती है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होती है, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। और कार्बन रॉड कैसी होती है, एक इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है। और गैल्वेनीकरण क्या होता है, जस्ता के साथ फ्लोटिंग, ठीक है। तो ए का 2 कहाँ पर मिलेगा, ए का 2 हमें बी ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बंद परिपथ जो होता है, बंद या खुला परिपथ, ये क्या होते हैं, विद्युत परिपथ होते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण क्या होता है कि हम पूरा जो किसी भी उस पर किसकी हम परत बिछा देते हैं, परत लगा देते हैं, तो जस्ते की परत लगा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, ठीक है। आसुत जल क्या होता है, नमक का घोल, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव और धन आयन। तो हमें इसके बारे में आपको बताना है। तो आसुत जल क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, विद्युत का हीन चालक, मतलब कि उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो आसुत जल जो होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो विद्युत का हीन चालक हो जाएगा। अब नमक का घोल क्या होता है, तो नमक का घोल जो अगर होगा तो वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा, ठीक है बच्चों। क्या होगा, विद्युत का सुचालक। तो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत का जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो कंपास का विक्षेपण, ठीक है। कंपास देखा होगा जिससे दिशा पता चलती है, तो वहां पे वो बताता है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव को बताता है कि कौन से में उत्तर दिशा, कौन से में दक्षिण दिशा, इस प्रकार से उसका बताता है। क्या बताता है वो, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। धनायन क्या होता है, सकारात्मक रूप से जो चार्ज आयन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धनायन। और एक होते हैं ऋणायन, तो ऋणायन में क्या होता है, नकारात्मक रूप से, ठीक है। तो ए का हमारा क्या था, 4, तो ए का 4 कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन। देखो अगर हमको एक भी पता होगा तो भी हम सही आंसर तक पहुंच जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करिए। तो सत्य कथन का हमको करना है चयन। एक एलईडी बल्ब में छोटे तार बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़े होते हैं, कि एक एलईडी बल्ब में छोटे तार बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े होते हैं। तो जो एलईडी में जो होते हैं, बल्ब में जो छोटे तार जो होते हैं वो बैटरी के कौन से टर्मिनल से जुड़े रहते हैं, तो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत लेपन के दौरान कॉपर सल्फेट विलयन में थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों मिलाते हैं? तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि उसमें क्या हो, चालकता उसकी बढ़ जाए, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या मिला देते हैं हम, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं, कैसा वाला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं। तो क्या किस लिए मिलाते हैं, ताकि उसकी चालकता बढ़ जाए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रसायन विज्ञान का नाम बताइए जिसने दिखाया कि पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। तो हमसे पूछे गए हैं कि ऐसे कौन से रासायनिक शास्त्री हैं। तो कौन से रासायनिक शास्त्री हैं ऐसे, जिन्होंने बताया कि जो पानी है उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गैस क्या बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। तो वो कौन है, विलियम निकलसन है, ठीक है, विलियम निकलसन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त हो सकता है, मतलब कि कम करंट फ्लो हो रहा हो तब भी जल सकता है। तो क्या जल सकती है, हमारी
LED। अगर हमारी लाइट डिम होती है तब भी हमारी LED क्या होती है, जलती है, जबकि जो नॉर्मल जो बल्ब होते हैं वो लाइट डिम होने पर बंद हो जाते हैं। तो क्या है, दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या जल सकती है, तो वो है LED जल सकती है। ट्यूबलाइट नहीं जल सकती, CFL भी नहीं जल सकती और हैलोजन बल्ब भी नहीं जल सकते। इनके लिए कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छी विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, ठीक है ना, प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट क्या किस किस में अलग हो जाएगा, तो कॉपर सल्फेट किस में अलग हो जाएगा, जैसे कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा, CuSO4। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट किस में वियोजित हो जाएगा, कॉपर व सल्फेट में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।